नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ICIS में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में है क्या, सब चीज़ का पूरा ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। इस ओवरव्यू में पूरे चैप्टर का और पूरे बुक का एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर में हमारा जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का होता है, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, उनका पूरा एनालिसिस करेंगे चैप्टर में क्या है। उसके बाद कल से हमारा नया लेक्चर शुरू होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। और सबसे पहली बात आती है सबसे इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें और पहले ही समझना होगा। उन बातों को समझने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें पहले ही समझना होगा। तो वो क्या क्या हैं, जैसे सबसे पहली बात आती है हमारे ब्रह्मांड की। हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, ब्रह्मांड को समझना होगा। ब्रह्मांड दो रूपों में समझेंगे हम लोग उसको, एक तो द्रव्य के रूप में और एक ऊर्जा के रूप में। द्रव्य के रूप में हम कैसे समझेंगे, द्रव्य के रूप में हमें समझना है तीन अवस्थाओं में। तीन अवस्थाएं हम जानेंगे, लगभग 4 अवस्थाएं जानेंगे, होती टोटल 5 अवस्थाएं हैं और कहीं कहीं 6 भी माना जाता है। तो पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। इनको हमें समझना है। और ऊर्जा को क्या कहते हैं, द्रव्य को क्या कहते हैं, इनकी सबकी डिफिनीशंस क्या हैं, ये समझेंगे हम लोग। फिर इन चीज़ों को समझने के बाद हमें कुछ और चीज़ें रहती हैं जो समझना होता है, जैसे अभी उसके बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो ये इतना नोट कर लीजिए आगे के लिए, क्योंकि ये ओवरव्यू है चैप्टर का। तो चैप्टर के ओवरव्यू में आपका साफ नोट होना चाहिए, ताकि पता तो हो हमें कि हमें पढ़ना क्या है। बिना जाने तो हम पढ़ेंगे नहीं, इतना हमें पढ़ना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांड के साथ। इसके बाद हमें पढ़ना है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ है क्या, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ को कितने रूपों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहली बात, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला शुद्ध पदार्थ, कौन सा, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें मिलावट नहीं की गई रहती है, तो उन्हें शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। वह पदार्थ जिनमें मिलावट की गई रही, यानी कि मिश्रण बनाया गया हो, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ शुद्ध हैं, कुछ पदार्थ अशुद्ध हैं, आदर्श कोई नहीं है। शुद्ध पदार्थ भी प्रकार के होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। अब शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के। तो शुद्ध पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, एक प्रकार का होता है केवल, जिसे मिश्रण बोलते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण, दोनों बोल सकते हैं। केवल अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं, केवल मिश्रण भी बोल सकते हैं। अब ये जो मिश्रण होता है ये कई प्रकार का होता है, कई क्या, 2 प्रकार का लगभग होता है। एक प्रकार होता है मिश्रण में हमारा, एक प्रकार होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। क्या होता है, विसमांगी मिश्रण। तो अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, पदार्थ वह मूलभूत गुणधर्म जिनसे कोई भी वस्तु मिलकर बनी हो। कोई भी वस्तु, ये मार्कर है, जिन छोटे से छोटे गुणधर्मों से मिलकर ये बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ये किसी ना किसी पदार्थ से बना है। तो अगर किसी ना किसी पदार्थ से बना होगा तो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा। नोट किया जाए, 1 मिनट आते हैं। चलिए, किसी न किसी छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होगा, उसे अणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कपड़ा दिख रहा होगा मिटाने वाला, ये कपड़ा जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इनमें जो छोटे छोटे कण हैं वही पदार्थ हैं का निर्माण करते हैं। तो वह मूलभूत गुणधर्म जो
कई सारे पदार्थों से, मतलब छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। वह मूलभूत गुणधर्म, तो सबसे पहली बात ये क्या है? मूलभूत गुणधर्म है। क्या है? मूलभूत गुणधर्म है। और ये बने किससे होते हैं? तो ये बने होते हैं अत्यंत छोटे कणों से, अत्यंत छोटे कणों से। ठीक है, इतना। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में इन्हें तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इनका उपयोग ज़रूर किया जाता है। और दूसरी बात आती है अशुद्ध पदार्थ की। तो अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनके घटक एक समान हो, एक ही घटक से मिलकर बना हो, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। और वह पदार्थ जो कई सारे घटकों से मिलकर बने हों, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व और यौगिक, ऐसी ऐसी सभी डिफिनीशनों को हमें जानना है। अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अपना चैप्टर का ओवरव्यू पूरा करते हैं। तो हमें इतना पढ़ने के बाद समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, तत्व, यौगिक, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद भी हमें कुछ और पढ़ना है, जैसे धातु, अधातु और उपधातु। इतनी चीज़ें हमें अध्ययन करना है। उसके बाद हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर चैप्टर को शुरू करते हैं ओवरव्यू में। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। धातु, अधातु, उपधातु हो जाने के बाद हमें क्या पढ़ना है? इन सब का एनालिसिस हो चुका है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर पे आने से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार जान लेते हैं, क्या क्या होते हैं ये। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बाकी तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, तो उस प्रकार से हम पहुंचते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है, इसको एक एक बार छोटे छोटे में देख लेते हैं। जैसे ब्रह्मांड में हमने देखा था क्या क्या होता है? द्रव्य होता है और ऊर्जा होती है। तो जो द्रव्य होता है ब्रह्मांड में, जो द्रव्य होता है ब्रह्मांड में, उस द्रव्य को क्या कहते हैं? ये द्रव्य है क्या? ये द्रव्य है क्या? तो वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं, तथा जिनमें भार होता है। क्या होता है? तथा जिनमें भार होता है, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। अब द्रव्य जो होता है, वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। वैसे ही ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग? अनुभव करते हैं, फील करते हैं, पर वो दिखती नहीं है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये हो गया द्रव्य और ऊर्जा के हमारी डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन अभी छोटी है, छोटी सी दे दी जा रही है। इसके बाद जब बड़ा चैप्टर आएगा, अपना चैप्टर शुरुआत करेंगे हम लोग। आज तो ओवरव्यू में देख रहे हैं, जब हम लोग देखेंगे तो और चैप्टर को ब्रॉड करके पढ़ा जाएगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहला टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या आ गया भैया? 9th में तो हमने थोड़ा सा देखा था, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया क्या आ गया? तो जब कोई पदार्थ होता है, कोई मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का गुण बदल जाए, किसी वस्तु का संगठन बदल जाए, किसी वस्तु का आकार बदल जाए। गुणधर्म बदल गया, आकार बदल गया, संगठन बदल गया। वह अभिक्रियाएँ जिनमें किसी पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन सब कुछ बदल जाए, क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे हमने माचिस की तीली ली, जलाई, एक रिबन लिया मैग्नीशियम का, उसको जला दिया, तो उसका क्या हुआ? संरचना वो पाउडर में बदल गया, है ना। जो रिबन जला वो किस में बदला? पाउडर में बदल गया। और माचिस की तीली जल गई तो अब तो दोबारा बनेगी नहीं उससे, है ना। रिबन जल गया तो दोबारा रिबन बनेगा नहीं। तो उसकी संरचना कैसी थी? पहले पट्टीकार थी। ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। यह है मैग्नीशियम का रिबन। इसको क्या किया हमने? जलाया, दहन किया इसका। इसके जलने से ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुआ,
धीरे 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 ख़त्म होना शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे पाउडर बनता रहा, यहाँ पे पाउडर बनता रहा, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे पाउडर बनता रहा। पहले ये पट्टी ठोस अवस्था में थी, अब चूर्ण की अवस्था में आ गई है, क्रिस्टल के रूप में बन चुकी है। पहले ये पट्टी खींची जा सकती थी, अब इस चूर्ण को हाथ में लगाओगे लग जाएगा, लेकिन ये पट्टी के रूप का नहीं हो सकता है। तो ये जो अभिक्रिया हुई यहाँ पे, जलना, इसका जलना, फिर यहाँ के चूर्ण में परिवर्तित होना, ये क्या है, Mg का रिबन है। तो ये है मोमबत्ती, मोमबत्ती जली, रिबन जला, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, चूर्ण प्राप्त हुआ। हमें चूर्ण जो प्राप्त हुआ, क्या उससे दोबारा ये बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो जब इसका गुण परिवर्तित हो गया कि ये चूर्ण में परिवर्तित हो गया, इसकी संरचना परिवर्तित हो गई, इसके संगठन परिवर्तित हो गए। संगठन मतलब ये जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था वही परिवर्तित हो गया। मतलब पहले ये मैग्नीशियम का रिबन कुछ चीज़ों से मिलकर बना रहा होगा, उसके बाद ये चूर्ण के रूप में आ गया, मतलब इसके गुण खत्म हो गए, ये अलग अलग हो गए, तो इनका गुण भी पूरा पूरा परिवर्तित हो गया। तो ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब हमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद पढ़ना है कि इसका कारण क्या है, ये होती क्यों है। तो अगला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक तो हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरा टॉपिक आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, कारण क्या है होने का। कोई ना कोई चीज़ घटित होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो वैसे भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। तो अब यहीं पे छोटा सा देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है। हम सभी जानते हैं कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अब सभी लोग पूछेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो यहाँ पे स्टार पॉइंट में डाल देते हैं, इसको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। क्या क्या, सबसे पहली बात परिवर्तन बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, परिवर्तन बताया जाएगा। इस परिवर्तन को दो प्रकार से, पहला रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन। ये दोनों परिवर्तन हम लोग देखेंगे। जिसको रासायनिक परिवर्तन पता है उसको रासायनिक अभिक्रिया पता है, जिसको भौतिक परिवर्तन पता है उसको भौतिक अभिक्रिया पता रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के साथ आगे हमें द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, ये सब हम लोग जानेंगे। तो कल के लेक्चर में ये सब चलेगा। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसका कोई कारण होगा ना। इससे पहले हमें समझना होगा द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या है। किसमें किसमें, द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध। तो द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, E बराबर mc स्क्वायर का। क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर का। ये संबंध जिसको मालूम है वो लगा सकता है, पूरा का पूरा पता कर सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। E बराबर mc स्क्वायर बोलता है कि किसी चीज़ को एनर्जी में परिवर्तित करना है तो उसका मास लो और वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की चाल ले लो और दोनों इसका स्क्वायर करा के मल्टीप्लाई कराओ, एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। इतनी स्पीड से कोई चीज़ चलने लगे, काम हो जाएगा उसका, अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, रासायनिक क्रियाएं क्यों होती हैं हो गया है, तो हमें ये सब नोट कर लिया जाए आगे पहुँच करके। ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, इसके बाद हमें जानना है। दूसरा टॉपिक हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रियाएं होने का कारण। अब तीसरी बात हमें ये जानना है, रासायनिक अभिक्रियाएं तो हमें पता चल गया, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। कौन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया है वैसे ही उस रासायनिक अभिक्रिया की एक समीकरण होती है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में भाग लेने वाले समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा प्राप्त उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा लिखना। उनके प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण बनता है। जो लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? जो समीकरण प्राप्त होती है उस समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? जल बनता है। तो जल बनने की इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो जब जल बनता है तो इन जल बनने की इस प्रक्रिया में जो समीकरण प्राप्त होती है लिख करके, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण तो पता हो गई, पर इसमें कुछ पदार्थ हैं, भाग लेने वाले पदार्थ, कुछ नाम हैं जिन्हें समझना थोड़ा चाहिए। भाग लेने वाले पदार्थ तथा उत्पाद, ये उत्पाद क्या हैं, पदार्थ क्या हैं, भाग लेने वाले पदार्थ क्या हैं, और उत्प्रेरक शब्द एक आता है, वो क्या होता है, इन सब को हमें इसी वीडियो में जानना है। तो सबसे पहली बात आती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया निरूपित कैसे की जाती है, लिखी कैसे जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखते ऐसे हैं कि अभिकारक गिव्स आउट उत्पाद, और यहाँ पे उत्प्रेरक। तो ये अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इन्हें भी हम अपने अगले आने वाले वीडियोस में जानेंगे। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के आरंभ में लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तथा वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में लिए जाते हैं उत्पाद कहलाते हैं। अंत में लिए क्या जाते हैं? अंत में प्राप्त होते हैं। तो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के आरंभ में लिए जाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसकी डिफिनीशन अभी बताई जाती है, तो पहले इसको नोट कर लिया जाए। पॉज करके नोट कर लिया जाए, आगे इसको मिटाया जाता है। अभी बात हुई थी किसकी? अभिकारक क्या है, ये सब आने वाले वीडियोस में बताए जाएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि अभिकारक है क्या। तो वह पदार्थ जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, नींबू ले लो, चीनी ले लो, पानी ले लो। पहले पानी में नींबू डालो और चीनी डालो, या फिर केवल चीनी डालो। तो नींबू या चीनी को डालने पर उसका स्वाद तो पूरा परिवर्तित हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिया था? पानी और चीनी। तो वो पानी और चीनी क्या है? अभिकारक है। और जो शरबत बना, रस बना, उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। अब उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है? अगर ज़रा सा नींबू डाल दिया जाए तो वो उत्प्रेरक का काम करेगा, स्वाद को थोड़ा बढ़ा देगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आरंभ में लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये तो लिखाया जा रहा है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि नोट्स कितने वाला बनाना है, कैसे बनाना है, इन सबको आप लिखेंगे कहाँ? तो एक 70 से 90 रुपए वाली कॉपी ले लें। 70 से 90 रुपए वाली कॉपी लेना है। ये है हमारी कॉपी। फर्स्ट पेज खाली छोड़ देना है, दूसरे पे अपना नाम लिखना है और क्लास लिखना है, क्लास 10th, और यहाँ पे क्लास डालना है, स्कूल नेम, कोचिंग नेम डालना है, ICIS, और इस नोट्स को रेडी करते चलना है। ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि
अभिकारक और उत्पाद जैसी छोटी छोटी डिफिनीशंस लिखाई ही नहीं जाती हैं। तो अगर आपको लिखाया जा रहा है तो अच्छे से लिखिए, क्योंकि अभी तत्व तो यौगिक सब डिफिनीशंस लिखाई जाएंगी। तो बात आती है इसकी, ये नोट्स की बात हो गई, और इनका नोट्स सबसे बेटर रहेगा उसे कुछ ना कुछ इनाम भी दिया जाएगा। तो अपना अभी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 81 72 86 64 04। इस पे अपना नोट्स बनाइए और व्हाट्सएप कीजिए, जिसका नोट सबसे बेस्ट रहेगा उसे कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी नोट्स की बात हो गई। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के आरंभ में लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब बात आती है उत्पाद की, इसकी उत्प्रेरक या उत्पाद की बात पहले कर लेते हैं। तो जरा सा देख लेते हैं, ज़्यादा अभी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाद में प्राप्त पदार्थ, कब पदार्थ? प्राप्त पदार्थ, बाद में प्राप्त पदार्थ, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके बाद प्राप्त पदार्थ। शरबत, नींबू और चीनी और पानी को मिला के शरबत बना, जो बना वो शरबत ही क्या है? उत्पाद है। जैसे नींबू हटा दीजिए जरा, पानी और चीनी के घोल से बना शरबत। पानी और नींबू और चीनी, नींबू ना लें फिर भी चलेगा, नींबू ना पिए दिक्कत नहीं है, चलना है, गर्मी बहुत है तो नींबू पानी भी पी सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी पानी और चीनी के घोल से बना शरबत। शरबत क्या है? यहाँ पे शरबत है उत्पाद। हमने पानी लिया, चीनी लिया, दोनों को मिक्स किया, हमें क्या प्राप्त हुआ? शरबत प्राप्त हुआ। इस शरबत को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। और ये नींबू और पानी और चीनी क्या था? तो ये पानी और चीनी जो है, ये पानी भैया और चीनी भैया जो हैं, ये हैं अभिकारक। क्या हैं? अभिकारक। अब जो नींबू की बात आती है तो वो उत्प्रेरक के साथ रहते हैं। अब बात आती है इसकी उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक है क्या? तो वह पदार्थ जो आते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं, मतलब अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे दो पड़ोसियों में झगड़ा हो रही हो तो तीसरा वाला जाके पहुंच के बोले, अरे कैसे मार दिया तुमको? उधर जाके, अरे कैसे तुमको बोल दिए? दोनों साइड बोला, झगड़ा और बढ़ गई, लड़ाई होने लगी, खून कच्चर होने लगा, मार काट होने लगी, अपना भाग गया, खुद से भाग गया। और फिर दूसरी बात हुई तो वो गया, बोला काहे लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? दूसरे के पास गया, बोला क्यों लड़ रहे हो? दोनों शांत हो जाओ, सबको ठंडा किया, शांत किया, उसके बाद सब लोग चले गए। तो ऐसा हो गया कि चले गए, और ऐसा हुआ कि मार काट हो गई। जब मार काट हो गई, झगड़ा हो गई, लड़ाई हो गई, खून हो गए, पुलिस आई, ये बाई काट हो गए, खसक लिए, उधर से हट गए, वहाँ से कट लिए और लड़ाई को बढ़ा दिए। फालतू में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? बढ़ा दिया। तो अभिक्रिया हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, उन्होंने क्या किया? उसकी दर को तेज कर दिया, लड़ाई को बढ़ा दिया। जब कोई पदार्थ आए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाए या घटाए, अर्थात परिवर्तित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दें, क्या कर दें? परिवर्तित कर दें, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कैटालिस्ट। हिंदी इंग्लिश में सुने होंगे कैटालिस्ट, चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष होता है, वात्या भट्ठी, ये सब हम आगे जानेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए हमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, ये इतना जानना था, जिसको हम जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट किया जाए। आगे आते हैं हम लोग कहाँ पे? इनको पूरा करने के बाद हम आते हैं अपने ये हमारा पूरा हो चुका है और हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं? तो रासायनिक समीकरणों के प्रकार, किसके प्रकार? रासायनिक
समीकरणों के, इसके समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरण तो हमें पता चल गया कि कोई एक ऐसी समीकरण जिसको हम उसके सूत्र और प्रतीक द्वारा लिख दें तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे अगर हिंदी में लिखा जाए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल, तो इस रिएक्शन को इतना बार बार लंबा लंबा हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको क्या किया गया, छोटा करने के लिए इनका प्रतीक बनाया गया। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक आवर्त सारणी से ले लीजिएगा H2 होता है, H होता है, प्लस O2 गिव्स आउट H2O। अब बताइए ये लिखने में ज़्यादा आसानी है या ए लिखने में ज़्यादा आसानी है? मुझे तो ये वाला ज़्यादा आसान लग रहा है। तो हमें ये अगर लिखना है तो ये रासायनिक समीकरणों के मतलब समीकरण हो गई। ये क्या है, रासायनिक समीकरण। अब इन रासायनिक समीकरणों को क्या किया गया, बांट दिया गया। कितने प्रकारों में, 2 प्रकार में। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। रासायनिक समीकरणें 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इन्हें जानते हैं हम लोग। तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्वों एवं परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे देखो H2O2 H2O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है। तो ये संतुलित कब होगी, जब इस पे सभी जो तत्व लगे हैं, जो परमाणु लगे हुए हैं, वो बराबर हो जाएं। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए ये नहीं देखना है ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका मतलब ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित कैसे होगी, तो संतुलित रासायनिक समीकरण को अगर इसी को संतुलित किया जाए, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2, तो पहले ऑक्सीजन को कर देते हैं 2। लेकिन देखिए हाइड्रोजन हो गया 4, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा 4, हमने कर दिया 4। अब ये क्या हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। संतुलित रासायनिक समीकरण में पक्षों में दोनों परमाणुओं एवं आयनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, जबकि बराबर होती है। जबकि इसमें असंतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसी रिएक्शन दी रहेगी वैसी ही लिख दी जाएगी। तो वह रासायनिक समीकरण है जिनके दोनों पक्षों में परमाणु एवं तत्वों की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिनके में समान ना हो उन्हें असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात आती है इनके प्रकार की। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का नाम 3 होता है। पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है कंकाली समीकरण। क्या होता है, कंकाली समीकरण। और एक और नाम होता है ढांचा समीकरण। क्या बोलते हैं, ढांचा समीकरण। तो इनको 3 नामों से बुलाया जाता है, ढांचा समीकरण, कंकाली समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये बात हो गई। अभी के लिए ओवरव्यू में देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, इसको नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरणों में हो गया है हमारा रासायनिक समीकरण। अब इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम लोग भी जानेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू में ऐसा पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, तो केवल हेडिंग डलेगी, केवल पॉइंट पड़ जाएगा।
कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना। इसके बाद हमें क्या देखना है? हम रासायनिक समीकरणों को अच्छे से संतुलित करेंगे। दोनों साइड जैसे अभी बराबर किए थे वैसे ही बराबर करेंगे। जैसे एक करके देख लेते हैं। H2 + O2 गिव्स आउट H2O। अब इनमें हमें बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के इसका क्या होगा आंसर। चलिए बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। यहाँ पे कराएंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन कितना? 4। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित है। ऐसे ही जिन नियमों के द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है उन सभी नियमों को हम लोग जानेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना हो गया हमारा। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके? रासायनिक अभिक्रिया। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये सबसे पहले इधर डिवाइडेशन दे देते हैं और इधर डिवाइडेशन दे देते हैं इसका। और इधर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और दूसरी आती है अनुत्क्रमणीय। कौन सी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली उत्क्रमणीय, दूसरी अनुत्क्रमणीय। और इधर भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार होता है इनका योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इन्हें बोला जाता है संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? संकलन या संयोजन। संकलन या संयोजन अभिक्रिया। इनका 3 नाम भी होता है। इनका भी जैसे देखिए अभी पहले नाम हुआ था, इनका भी संकलन, संयोजन, योगात्मक 3 नामों से बोला जाता है। क्योंकि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के या यौगिकों के मिलने से बनती हैं, प्राप्त होती हैं, मतलब निर्मित होती हैं, पूरी अभिक्रिया होती है, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात आती है इस अभिक्रिया में, तो दूसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का एक और नाम होता है, इस नाम को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। अभी के लिए केवल ओवरव्यू देखा जा रहा है। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगली बात आती है विस्थापन अभिक्रिया के साथ तीसरी अभिक्रिया आती है हमारे पास। कौन सी? तीसरी अभिक्रिया आती है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिनमें 2 बार विस्थापन हो द्विविस्थापन, जिनमें 1 बार विस्थापन हो वो विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब हमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ना है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी ये वो श्रेणी होती है जो कोई तत्वों की श्रेणी होगी। जैसे आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, टोटल खोजे गए तत्व 120 हैं, लेकिन आवर्त सारणी में स्थान कितने को दिया गया है? 118 को, जो कि दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी होती है, इधर देखा जा सकता है। तो उसको विस्थापन अभिक्रिया में सक्रियता श्रेणी में कुल 13 या 14 तत्वों को शामिल किया गया है। उन तत्वों का नाम जानेंगे, अर्थात जैसे कौन ज़्यादा क्रिया कर पा रहा है। जैसे एक बाहुबली खड़ा है, एक पहलवान खड़ा है, और एक बहुत बड़ा पहलवान खल्ली खड़ा है, और कोई खड़ा है, बहुत बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं। तो ये सब आते हैं, तो कोई देखेगा अरे ये तो बहुत बड़ा पहलवान है, इससे क्या लड़ना। छोटा बच्चा देखेगा तो बड़े से नहीं लड़ेगा, बड़ा वाला अपने से बड़े से नहीं लड़ेगा, बड़ा वाला अपने से ताकतवर से नहीं लड़ेगा। तो छोटा जो सबसे कम ताकतवर है किसी से लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो छोटा है, तो अपने बड़े से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो अपने बड़े से नहीं लड़ेगा। तो उसी तरह
एक तत्वों की श्रेणी है कि तुम हमारे नीचे हो, तुम हमसे नहीं लड़ सकते हो, फिर तुम भी हमारे नीचे हो, तुम हमसे नहीं लड़ सकते हो। जैसे पोटेशियम ने बोला सोडियम तुम हमारे नीचे हो, सोडियम ने बोला कैल्शियम तुम हमारे नीचे हो। ऐसे ही सक्रियता श्रेणी रेडी होती है। तो इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में या विस्थापन अभिक्रिया का एक और भाग हमें पढ़ना है, मतलब एक और पॉइंट उसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सक्रियता श्रेणी। जब हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़ लेंगे तो और अन्य अभिक्रियाएं भी आती हैं। तब तक के लिए पहले इतना नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन अभिक्रियाओं के साथ कई और अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे एक अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है? एक अभिक्रिया होती है अपघटन अभिक्रिया। क्या होती है? अपघटन अभिक्रिया। अब ये कहाँ से आ गए भैया? अपघटन चाचा। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ सरल अवस्था में टूट जाता है। इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, जरा ऊपर लिखेंगे अभी। पहले इसको मिटा दिया जाए, आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो क्या आती है बात किसकी? अपघटन अभिक्रिया। चार 6 लेक्चर होंगे इसमें और पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म कर लिया जाएगा। तो अपघटन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई पदार्थ अपने छोटे अणुओं में क्या होता है? टूट जाता है। अपने सरल अणुओं में क्या होता है? टूट जाता है। जैसे अपघटन अभिक्रिया की बात हो रही है, तो ये अपघटन अभिक्रिया में जो तत्व शामिल होगा, जो तत्व तो शामिल होगा नहीं, क्योंकि तत्व टूटते नहीं हैं। वह पदार्थ मतलब वह तत्व जिन्हें सरल अणुओं में विभाजित ना किया जा सके। सरल अणुओं का मतलब उन्हें और तोड़ा ना जा सके। और ये सब जानने से पहले हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले अपघटन अभिक्रिया को देखते हैं। तो वह अभिक्रियाएं जो अपघटित होती हैं अपने आप में, जिनमें कोई यौगिक अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। और टूटना किसमें? अपने सरल अणुओं में। किसमें? अपने सरल अणुओं में। सरल अणुओं में। तो क्या होगा? ये अपने सरल अणुओं में टूट जाएंगी। तो इन्हें क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया भी दो प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी? पहली अभिक्रिया होती है योगात्मक अभिक्रिया। नहीं, अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहला ऊष्मीय अपघटन, शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ऊष्मा से होने वाला अपघटन, मतलब गर्मी दे के, टेम्परेचर बढ़ा के, किसी के एक तमाचा मार के देखो उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और तुम्हारा अपघटन कैसे करता है, देखना। तो ऊष्मीय अपघटन, इसको क्या और बोलते हैं? तापीय अपघटन। मतलब ताप द्वारा अपघटित किया जाए या फिर ऊष्मा दे के अपघटित कर दिया जाए। तापीय अपघटन, ये बात होती है ऊष्मीय अपघटन और तापीय अपघटन की। दूसरी आती है इसमें विद्युतीय अपघटन। क्या आता है? विद्युतीय अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने सरल अणुओं में टूट जाता है। जैसे पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? आयनों में टूट जाता है। या फिर कोई पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर किसी और चीज़ का विलयन बनाया जाता है। विलयन मानक विलयन बनाने में अगर गलती हो जाए तो क्या होता है? अपने आयन में टूट जाता है। वो हाँ जो अपघटन होता है वो क्या कहलाता है? विद्युतीय अपघटन कहलाता है। और ये कौन सा अपघटन है? ऊष्मीय अपघटन है, जब ऊष्मा देके तोड़ा जाए। जब ऊष्मा देके तोड़ेंगे तो ऊष्मीय अपघटन, जब विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ेंगे तो विद्युतीय अपघटन। दोनों में होना एक ही चीज़ है, अपघटन। होना एक ही चीज़ है, टूटना। होना एक ही चीज़ है, अपने सरल अणुओं में टूटना। ये चीज़ ध्यान रखना है कि वह यौगिक, जब कोई यौगिक अपने सरल अणु में टूट जाता है तो क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। उसके बाद बात आती है वियोजन अभिक्रिया की। किसकी? वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? अब तो बात हो गई इसकी। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया जो होती है
ये भी इसका मतलब भी होता है टूटना। क्या मतलब होता है? टूटना। परंतु टूटकर जुड़ना, परंतु टूटकर जुड़ना एक निश्चित परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के वक्त ये टूट जाएंगे, फिर जब परिस्थिति हट जाएगी, परिस्थिति हटने के बाद क्या, हाँ कब, परिस्थिति हटने के बाद क्या होगा, ये टूटकर जुड़ जाएंगे, दोबारा टूटकर जुड़ जाएंगे। तो जब कोई अभिक्रिया हो, मतलब अपघटन ही हो रहा है, पर अपघटन ही हो रहा है, टूट ही रहे हैं, परंतु टूट कर क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। कब? परिस्थिति हटने के बाद। परिस्थिति हटने के बाद जब ये टूट कर फिर से जुड़ जाते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, सही से लिख दिया जाता है इसको। सबसे पहली बात टूटना होता है, इसका अर्थ होता है क्या, टूटना। अब टूटना में भी टूटकर जुड़ना क्या होता है, टूटकर जुड़ना, टूटकर जुड़ना। कब जुड़ेंगे, ये टूटे होंगे तभी तो जुड़ेंगे, और जब टूटेंगे तो कोई ना कोई परिस्थिति में टूटेंगे। तो परिस्थिति हटने के बाद, हटने के बाद जब कोई परिस्थिति रहेगी तो ये टूट जाएंगे। मतलब कोई बोल दे भैया टूट जाओ तो ये टूट जाएंगे, लेकिन जब परिस्थिति हट जाएगी कि मार काट वाला बवाल नहीं रहेगा, बवाल ख़त्म हुआ रहेगा, सब मामला शांत हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, फिर से एक हो जाएंगे। मतलब कोई पड़ोसी आया झगड़ा करवाया तो झगड़ा तो अच्छे से करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद इकट्ठा हो जाएंगे, साथ सम्मिलित हो जाएंगे फिर से। हाँ भैया हम खाना तुम्हारे यहाँ भी खाएंगे, तुम हमारे यहाँ खाओ, आके भोजन करो, तुम भी हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। लड़ाई हुई है कितनी भी, पर कुछ पड़ जाएगा तो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। तो वैसे ही वियोजित तो होंगे, पर परिस्थिति जैसे हटेगी, मारकाट वाली लड़ाई वाला माहौल जैसे हटा, फिर से आके एक हो गए, जुड़ गए। ऐसा ही अच्छा होता है सबसे। तो वियोजन अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला होता है तापीय या उष्मीय वियोजन। सेम होता है इसमें भी, तापीय या उष्मीय वियोजन। बात आती है तापीय या उष्मीय वियोजन की, और दूसरी बात आती है विद्युतीय वियोजन की। किसकी? विद्युतीय वियोजन की। इतना हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कर लिया जाए, क्योंकि ये टॉपिक आगे पढ़ाए जाएंगे तो आपको याद रखना होगा। नोट किया जाए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपघटन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन, अपघटन, ये सब तो हमारा पूरा हो चुका। इसके बाद एक और अभिक्रिया आती है हमारी, जो कि पहले चैप्टर में है, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है उसका? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया? वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अपने सरल अवस्था में, नहीं ऐसा नहीं है। आपने अम्ल के बारे में सुना होगा, सिरका जैसे अम्ल है। क्षार के बारे में सुना होगा, जैसे कास्टिक सोडा, घर में रखे जाने वाला क्या कहते हैं, निरमा डिटर्जेंट पाउडर का होता है, क्षार होता है। अब ये प्रबल क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराई जाती है आपस में, तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट तो सब लोग जानते हैं, टाटा सॉल्ट, नमक। तो उसको लवण प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ये पूरी जो क्रिया हुई, ये पूरी जो क्रिया हुई, ये क्या कहलाती है? उदासीनीकरण प्रक्रिया। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को नोट किया जाए। इसको अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनते हैं, और ये अभिक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा आगे देखते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास, है ना। आगे बढ़ेंगे जरा सा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लोग आगे भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है इसमें, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद हमारा टॉपिक आता है, क्या आता है टॉपिक? कुछ और अन्य प्रकार की भी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे उदासीनीकरण हो गई, विस्थापन हो गई, द्विविस्थापन हो गई, हमारी योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब बात आती है
अपचयन और उपचयन की, ये भी हम लोग अपने लेक्चर में देखेंगे। क्या देखेंगे? अपचयन अभिक्रिया। और क्या देखेंगे? उपचयन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? उपचयन अभिक्रिया। तो एक में ये होता है कि कहीं से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। दूसरे में ये होता है कि हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन भाग जाता है। तो ये दोनों जो होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इसके आधार पर भी इसकी डिफिनीशन दी जा सकती है। लेकिन अब तक के लिए अभी इतना ही जानना है। अभी ये चैप्टर का ओवरव्यू है और काफ़ी लंबा नहीं जाना चाहिए इसको, तो हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे अगले लेक्चर में हम लोग और अटेंड करेंगे। तो पहले इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर एक तीसरी अभिक्रिया बनती है, जिसे बोलते हैं उपोपचय अभिक्रिया। उपोपचय अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी में कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे सिंपल में क्या लिखा होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना दोनों एक साथ होता है, क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स। मतलब जहाँ पे अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। इन चीज़ों को जानने के बाद हम अपना बेसिक्स भी क्लियर करेंगे। इतना आज के लिए काफ़ी है। तब तक के लिए इतना तो हमारा हो गया लेक्चर। आगे के लिए बने रहिए, देखते रहिए। ये वीडियो तो अभी शुरुआत है, जैसे कहा गया है, ये तो बस शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अनंत अभी बाकी है। तो ये इतने में कुछ नहीं होता है। बढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कल के एक नए लेक्चर के साथ शुरुआत करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और तब तक के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है। इतने में भी अगर संतुष्टि ना हो रही हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ समझाया तो नहीं गया, लेकिन पॉइंट वाइज बताया ज़रूर गया कि कौन सा क्या होता है। इतना आज के लिए काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो अपने जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, तो किसी ने कोई ना कोई फ्रेंड तो 10th में होगा, गांव में बहुत लोग गांव में रहेंगे, है ना, और बहुत लोग शहर से देख रहे होंगे। तो गांव वाले जो हैं गांव में ट्रांसफ़र करें, शहर वाले शहर में। ये वीडियो फैल जाना चाहिए पूरा अच्छे तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड नमस्ते।